आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है वो चैप्टर नंबर 7 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज भी हम लोग तकरीबन सारी कर चुके हैं। बस उसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक 21, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो भी इसके साथ हो जाएंगे ख़त्म। तो चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा बेटा आज। तो बॉर्न हैबर साइकिल है। बॉर्न हैबर साइकिल जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों ने थोड़ा गौर से समझ लेना है इसको भी। और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है बेटा कि या तो सिंपल के नोट लिखो बॉर्न हैबर साइकिल पे। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हैज़र्स लॉ की एप्लीकेशन लिखें, तो अगर हैज़र्स लॉ की एप्लीकेशन कौन सी है, या फिर उस पर नोट लिखने के लिए आ जाए तो हैज़र्स लॉ की एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल। तुम लोगों को यही वाला टॉपिक लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है बेटा कि तुम लोग सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है उसकी लेटेस्ट एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, तो या फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसमें भी तुम लोगों ने यही वाला टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, वो ये तो है कि उसकी लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह से पूछी जाएगी, या तो सिंपल बॉर्न हैबर साइकिल पे नोट आएगा, या फिर हैज़र्स लॉ की एप्लीकेशन की फॉर्म में पूछा जाएगा बेटा, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ हो कि लेटेस्ट एनर्जी जो है सोडियम क्लोराइड की वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, तो उसमें भी तुम लोग यही वाला टॉपिक डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा बॉर्न हैबर साइकिल जो है उसकी डेफिनेशन की। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है बेटा, उसकी डेफिनेशन ये है कि जो है कोई भी सिस्टम, कोई भी जो प्रोसेस है, अगर वो हो साइक्लिक, अगर वो कौन सा वाला हो, साइक्लिक साइक्लिक अगर प्रोसेस है, क्लोज प्रोसेस है, तो उसकी जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी में जो आने वाला चेंज है, इंथाल्पी में जो आने वाला चेंज है, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कोई भी इंथाल्पी में चेंज नहीं आएगा, कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा अगर प्रोसेस कौन सा वाला होगा, साइक्लिक। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। मैं इसको समझा देती हूँ बेटा कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इंथाल्पी में जो चेंज है हम लोग उसको जीरो कर रहे हैं, एनर्जी में जो चेंज है उसको जीरो कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है बेटा, ये हम लोगों ने हैज़र्स लॉ में एक बात पढ़ी थी, हैज़र्स लॉ की डेफिनेशन में ही, कि रिएक्शन जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो हो सकता है बेटा डायरेक्ट रिएक्शन, या फिर वो क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट रिएक्शन। अगर डायरेक्ट रिएक्शन है तो हम लोगों ने कंसिडर किया था बेटा कि जिसमें रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में। इनडायरेक्ट रिएक्शन में हम लोगों ने कहा था कि रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट मल्टीपल स्टेप से गुजर के फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट बनते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा था बेटा कि वो जो डायरेक्ट रिएक्शन है उसकी जो इंथाल्पी है, अगर वो डेल्टा एच है, और इनडायरेक्ट रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं उनकी इंथाल्पीज को हम लोगों ने आगे रिप्रेजेंट कर दिया था कि जैसे पहले वाले स्टेप की है डेल्टा H1, दूसरे वाले स्टेप की है डेल्टा H2, तीसरे वाले की क्या है, डेल्टा H3। तो डायरेक्ट रिएक्शन की जो इंथाल्पी है बेटा वो बराबर होती है इनडायरेक्ट रिएक्शन में होने वाले जितने भी स्टेप्स हैं उन सब की इंथाल्पीज के सम के। यानी डायरेक्ट रिएक्शन से चाहे रिएक्शन कर लो, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से रिएक्शन हो, दोनों की जो इंथाल्पीज हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, वो बराबर होंगी। इसका मतलब है बेटा कि अगर कंसीडर कर लो ये 10 किलो जूल पर मोल है, तो इनका भी जो सम है वो कितना होगा, 10 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है दोनों की जो इंथाल्पीज हैं वो तो क्या हुई, बराबर। इसका मतलब है इंथाल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम लोग जो है रिएक्शन डायरेक्ट प्रोसेस से करें या फिर इनडायरेक्ट प्रोसेस से करें, या फिर अगर हम लोग साइक्लिक, जैसे हम लोगों ने उसके बाद भी जैसे किया था एग्जाम्पल की, जब हम लोगों ने साइकिल्स ड्रॉ किए थे, तो साइकिल्स में भी हम लोगों ने यही कहा था कि पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट रिएक्शन और उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसमें इनडायरेक्ट रिएक्शंस। तो यही कहा गया है बेटा कि जब हम लोग साइकिल ड्रॉ करेंगे तो दोनों की इंथाल्पीज जो है वो इक्वल निकलेंगी। इसका मतलब है कि इंथाल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें जो आने वाला चेंज है वो क्या होगा, ज़ीरो। क्लियर है कि डायरेक्ट रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिएक्शन की इंथाल्पीज क्योंकि बराबर होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंथाल्पी में जो आने वाला चेंज है वो भी ज़ीरो होगा, उनकी जो इंथाल्पीज हैं क्योंकि वो सेम रहती हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंथाल्पी में जो आने वाला चेंज है, एनर्जी में जो आने वाला चेंज है वो क्या होगा, ज़ीरो। ये उसकी डेफिनेशन है बेटा। उसके बाद अगली वाली बात है कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा लेटेस्ट एनर्जी की, तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं बेटा। लेटेस्ट का लफ्जी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ
बेटा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अब लेटेस्ट एनर्जी को, क्योंकि हम लोगों ने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसकी, NaCl की। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी की अगर बात की जाए बेटा, तो पहले तो हम लोग लेटेस्ट एनर्जी में लेटेस्ट को डिफाइन करते हैं। लेटेस्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन आयनिक कंपाउंड, सब्सटेंस और एलिमेंट। उसका ये मतलब है बेटा कि आपको पता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको बनाने वाले क्या होंगे, एटम्स। यानी एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से। सब्सटेंस किससे मिलके बनता है, मॉलिक्यूल से। आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बनता है, आयन से। ऐसे ही है, तो उसमें यही बात की गई है बेटा कि लेटेस्ट क्या है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाते हुए आयंस जिस तरह से अरेंज होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, लेटेस्ट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को बनाते हुए एटम्स की जो तरतीब है, एटम जिस तरह से तरतीब होके एक एलिमेंट को बना रहे होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, लेटेस्ट। ठीक है, इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी जो पार्टिकल है बेटा, वो किसी भी सब्सटेंस को बनाते हुए जिस तरह से अरेंज होगा, उसकी जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनली, वो क्या कहलाती है, लेटेस्ट। वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी लेटेस्ट। अब लेटेस्ट एनर्जी की अगर बात करें बेटा, तो लेटेस्ट एनर्जी को हम लोग ये डिफाइन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है, वो एनर्जी जो कि क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, या फिर वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है जब जो आयंस हैं, गैशियस आयंस जो है बेटा, जब वो कंबाइन करके बना रहे हुए होते हैं कोई भी आयोनिक कंपाउंड। क्या बना रहे होते हैं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड। आपको पता है बेटा कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो किससे मिलके बनता है, आयन से। तो आयंस जब कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड, तो उस प्रोसेस के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, या फिर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वही उस सिस्टम की क्या कहलाती है, लेटेस्ट एनर्जी। वही उस सिस्टम की क्या कहलाती है बेटा, लेटेस्ट एनर्जी। यानी किसी भी आयोनिक कंपाउंड को बनाते हुए जब आयंस अरेंज हो रहे होंगे, आयंस कंबाइन कर रहे होंगे, 3 डायमेंशनली अरेंज हो रहे होंगे, तो जितनी एनर्जी उस प्रोसेस के दौरान रिलीज हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो सिस्टम की क्या कहलाएगी, लेटेस्ट एनर्जी। और लेटेस्ट एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच एल से। और लेटेस्ट एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा बेटा, किलो जूल पर मोल। इसका भी जो यूनिट है वो क्या होगा, किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये उसकी लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन है। जैसे अगर हम लोग उसकी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं बेटा, कि एग्जांपल जैसे आपको पता है कि जो आम नमक है, ये जो टेबल सॉल्ट है, NaCl, वो एक कौन सा वाला कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अगर हम लोग उस NaCl को बनाना चाहते हैं बेटा, तो उसको बनाने वाले आयंस कौन कौन से होंगे, हम लोगों ने कहा कि आयंस लेने हैं और गैस फॉर्म में लेने हैं और उनको कंबाइन करके क्या बनाना है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, NaCl अगर आयोनिक कंपाउंड है तो वो कौन कौन से आयन से मिलकर बना होगा, एक तो होगा सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। अगर सोडियम आयन है और उसको भी किस में लेना है, गैस फॉर्म में, क्योंकि गैसियस आयन चाहिए। और Cl नेगेटिव, उसको भी कौन सी वाली फॉर्म में लेना है, गैस फॉर्म में। तो सोडियम और क्लोराइड जब आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaCl, तो यहाँ पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी है बेटा, वो क्या कहलाएगी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच एल से। और उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा, वो है -787 किलो जूल पर मोल। और इस रिएक्शन में असल में हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे कि ये -787 कैसे आती है। ठीक है, तो ये जो रिलीज, अगर माइनस का साइन है बेटा, तो इसका मतलब है कौन सा वाला प्रोसेस चला, एक्सो, यानी जो एनर्जी है वो क्या हुई, रिलीज। तो वही जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, जब गैशियस आयंस आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड, वो इस सिस्टम की क्या कहलाती है, लेटेस्ट एनर्जी। ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट इज मेंट बाय लेटेस्ट एनर्जी। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एक एग्जाम्पल और साथ में ये कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने अब लेटेस्ट एनर्जी ही को कैलकुलेट करना है। अब जो हम लोग एग्जांपल कंसीडर करने लगे हैं बेटा, उसमें है कि हम लोगों को NaCl जो है उसको बनाना है। NaCl जो है उसकी फॉर्मेशन है। आपको पता है बेटा कि जो रिएक्शन है वो हो सकता है दो तरीके से, एक तो हो सकता है डायरेक्ट रिएक्शन और दूसरा कौन सा वाला हो सकता है, इनडायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा, इनडायरेक्ट रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप होगा। NaCl की फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल है बेटा उसकी, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट भी करना है, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी को भी। पहले तो बात कर लेते हैं बेटा डायरेक्ट रिएक्शन की। अगर हमें क्या बनाना है, NaCl, तो आपको पता है बेटा कि वहां पर NaCl को बनाते हुए हमें एक तो यूज करना पड़ेगा सोडियम और एक क्या यूज करना पड़ेगा हमें, क्लोरीन। ऐसे ही है। तो
डायरेक्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट सोडियम सॉलिड, इस रिएक्शन में आपको स्टेट लिखना लाजमी है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टेंट जो है उसकी जो इनिशियल स्टेट है वो इस केस में लाजमी लिखनी है, उसको कंसिडर करना है। सोडियम है बेटा सॉलिड फॉर्म में है, और उसके साथ में क्या यूज़ होगा, क्लोरीन। एक बात याद रखनी है बेटा कि क्लोरीन जो है ना वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। जैसे हम लोगों ने पिछले भी रिएक्शन में पढ़ी थी, पिछले वाले टॉपिक में एक रिएक्शन था जिसमें O2 यूज़ किया था बेटा, यहाँ पर भी है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे Cl2। नेचुरली वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, Cl2 की फॉर्म में, लेकिन हमें यहाँ पर कितने क्लोरीन के एटम चाहिए, सिर्फ एक। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे हाफ क्लोरीन। हाफ Cl2 का मतलब है कि सिर्फ एक क्लोरीन का एटम, ठीक है। यहाँ से ये भी मैंने उसे समझाया था, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ एक क्लोरीन। और क्लोरीन जो है बेटा वो नेचर में भी हमारे पास गैशियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, NaCl। तो उसमें ये किया है बेटा हम लोगों ने कि डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में, एक ही स्टेप में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाया, डायरेक्ट रिएक्शन। सोडियम सॉलिड फॉर्म में अगर जो है रिएक्ट करेगा हाफ क्लोरीन के साथ, तो वो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग कह देते हैं बेटा कि यहाँ पर देखो, जो हम लोगों ने इंथाल्पी के टाइप्स में पढ़ा था बेटा, कि अगर एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हों, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस रिएक्शन की जो इंथाल्पी है वो कौन सी वाली होती है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था बेटा, कि जिसमें आयंस जो है वो आपस में कंबाइन करके कुछ नया वाला कंपाउंड बना रहे हुए होते हैं, नया वाला कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, उसकी न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, वो उस रिएक्शन की जो इंथाल्पी है वो क्या कहलाती है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा एच एफ से, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा एच एफ है बेटा, उसकी जो वैल्यू है वो है, डेल्टा एच एफ जो है बेटा इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी जो वैल्यू है वो है -411 किलो जूल पर मोल, ठीक है। माइनस है बेटा, तो इसका मतलब है रिएक्शन कौन सा वाला चला, एक्सो। ये भी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब उसके बाद है बेटा इनडायरेक्ट रिएक्शन। अगर इनडायरेक्ट रिएक्शन की बात की जाए बेटा, तो इनडायरेक्ट रिएक्शन का मतलब है कि उसमें जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल स्टेप से गुजर के कन्वर्ट होगा। तो पहले वाले स्टेप में तो हम लोग क्या लेंगे, सोडियम सॉलिड है, साथ में रिएक्टेंट तो यही है ना, हाफ क्लोरीन है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। और पहले वाले स्टेप में वो कन्वर्ट हो रहा होगा आयन में, सोडियम आयन बनाएगा, और साथ में सॉलिड वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाफ क्लोरीन है, वो भी कन्वर्ट होगी क्लोराइड आयन में, यानी उसका आयन बनेगा पहले वाले स्टेप में। और ये पहले भी गैस में है, लेकिन अब वो जो है गैशियस एटम जो है वो गैस फॉर्म में है, सॉरी गैशियस एटम वहाँ पे बन जाएगा। और उसकी जो इंथाल्पी है बेटा, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सपोज कर लो डेल्टा एच एक्स से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, डेल्टा एच एक्स से। जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि पहले वाला जो स्टेप है उसकी जो इंथाल्पी है वो डेल्टा एच वन है। तुम लोग अगर चाहते हो डेल्टा एच वन से रिप्रेजेंट करना तो तुम लोग डेल्टा एच वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों की बुक में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बेटा, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, वरना तुम लोगों की मर्जी है, चाहे डेल्टा एच वन से कर दो, चाहे डेल्टा एच टू से, जिससे भी तुम लोगों का दिल चाह रहा है। और उसके बाद है बेटा कि अगले वाले स्टेप में ये जो सोडियम है प्लस गैस में कन्वर्ट हो चुका है पहले वाले स्टेप में, Cl नेगेटिव, ये भी गैस फॉर्म में है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये क्या बना देंगे, NaCl। ये क्या बना देंगे, NaCl। यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड बना है, लेकिन 2 स्टेप में। पहले वाले स्टेप में वो जो सॉलिड वाला है वो गैस में कन्वर्ट हुआ है, और साथ में उनके आयंस बने हैं, ठीक है। दूसरे वाले स्टेप में वो आयंस आपस में कंबाइन किए हैं और उन्होंने क्या बना दिया है, एक कंपाउंड। तो अभी हम लोगों ने बात की थी बेटा कि जब आयंस आपस में कंबाइन करके एक नया वाला कंपाउंड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में रिलीज होने वाली जितनी भी एनर्जी होती है उस सिस्टम की, वो क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी। वो सिस्टम की क्या कहलाती है बेटा, लेटिस एनर्जी। कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी -787 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। वो कितनी है, -787 किलो जूल पर मोल। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ये भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने पिछले वाला जो है बेटा किया था, उसमें रिएक्शन जब हम लोगों ने पिछला वाला वो टॉपिक किया था, उसमें भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था बेटा
साइकिल। डायरेक्ट रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिएक्शन के बाद आपको ड्रॉ करना है बेटा वहाँ पे साइकिल। साइकिल जो है ये मैंने तुम लोगों को ड्रॉ करना सिखाया था बेटा कि हम लोगों को क्या करना है। ये बिल्कुल सबसे पहले वाले स्टेप में तो हमें डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है। तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या है, सोडियम सॉलिड हाफ क्लोरीन गैस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, NaCl में। ये डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा। ये क्या है इसका, डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या कहा है, सोडियम सॉलिड हाफ क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, NaCl, और उसकी जो इंथाल्पी है उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एच एफ से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एच एफ से। और उसके बाद अब हम लोग लिखने लगे इनडायरेक्ट रिएक्शन। उसका पहला स्टेप क्या है, सोडियम सॉलिड हाफ क्लोरीन गैस किस में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम गैसियस आयन में, और Cl गैसियस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, गैस, और ये वाला भी गैस। ठीक है, ये पहला स्टेप है। और पहले स्टेप जो है बेटा उसकी इंथाल्पी को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा एच एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा एच एक्स से। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं कि इस स्टेप की जो इंथाल्पी है बेटा वो क्या है, डेल्टा एच एक्स। उसके बाद अब हम लोगों ने लिखना है उसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया बेटा कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में। तो अगले वाले स्टेप में ये दोनों जो है ये कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में। सेकंड स्टेप हम लोगों ने लिख दिया। और जिसकी जो इंथाल्पी है बेटा उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा एच एल से। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि उसकी जो इंथाल्पी है बेटा वो क्या है, डेल्टा एच एल। ठीक है, ये ड्रॉ। अब हम लोग कह देते हैं बेटा कि कैलकुलेशन उसकी करनी है। हमें क्या करनी है, उसकी कैलकुलेशन। तो हेजस लॉ क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू हेजस लॉ हेजस लॉ क्या कहता है बेटा कि जो डेल्टा एच है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एच जो है यानी डायरेक्ट रिएक्शन वाली जो इंथाल्पी है उसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एच एफ से। तो डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। जैसे हम लोग पहले कहते थे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डेल्टा एच एफ किसके बराबर है, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल के। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं बेटा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। हम लोगों ने कहा बेटा कि यहाँ पे तुम लोगों को जो क्वेश्चन आएगा जैसे पूछा जाएगा कि तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl। तो यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर लो कि हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डेल्टा एच एल को फॉर डेल्टा एच एल। बेशक हम लोगों ने यहाँ पे उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी है बेटा कि वो -787 है, वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हम लोग उसको एक दफ़ा कह लो कि हम लोग उसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच एल को अगर अलहदा कर दें बेटा, डेल्टा एच एल, तो डेल्टा एच एक्स दूसरी वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। इसका मतलब है कि अगर हमें इंथाल्पी ऑफ लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी और हमारे पास होना चाहिए डेल्टा एच एक्स भी। ठीक है, डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू है बेटा वो तो मैंने अभी तुम लोगों को बताई है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कितनी है, 411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास डेल्टा एच एक्स हमें मालूम नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर डेल्टा एच एल को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास डेल्टा एच एफ भी होना चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास डेल्टा एच एक्स मौजूद नहीं है। तो अब हम लोग इंथाल्पी ऑफ लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच एक्स। बेटा तुम लोगों ने ये वाला पॉइंट गौर से समझ लेना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमें ड्रॉ करना है एक चार्ट। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है एक साइकिल, टेबल से एक ड्रॉ करना है बेटा। तो अगर तुम लोगों को इसके स्टेप्स की समझ आ जाएगी, बहुत आसान है, तो फिर उस जो है ना साइकिल उसकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एच एक्स। अब डेल्टा एच एक्स का मतलब है बेटा कि हमें यहाँ पर कंसीडर करना है ये पहला वाला स्टेप। ऐसे ही है ना, डेल्टा एच एक्स में हम लोगों ने यही कहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो सोडियम सॉलिड है वो
कन्वर्ट हो रहा है सोडियम गैस में, गैसियस आयन में, और हाफ क्लोरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, क्लोराइड आयन में, ऐसे ही गैसियस क्लोराइड आयन में। तो अब इसकी जो इंथाल्पी हम लोगों ने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एच एक्स से। यानी ये जो डेल्टा एच एक्स है उसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग रिएक्शन कौन सा वाला लेंगे, कौन सा वाला स्टेप लेंगे, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम प्लस गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस, और इसकी जो इंथाल्पी है हम लोगों ने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, डेल्टा एच एक्स से, जिसको अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ताकि हम लोग उसके बाद डेल्टा एच एल को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अब ये वाला जो एक रिएक्शन है ना बेटा, ये जो पहला एक स्टेप है, ये आगे से जो है मजीद 4 स्टेप्स हैं जो कि इस एक स्टेप में मौजूद होते हैं। यानी ये एक रिएक्शन जो है बेटा उसमें मजीद कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 स्टेप्स। ठीक है, उसमें जो 2 स्टेप है बेटा वो सोडियम के लिए हैं, और जो 2 स्टेप है बेटा वो क्लोराइड के लिए हैं। मैं समझा देती हूँ बेटा, जैसे तुम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि अब हम लोगों ने इस रिएक्शन की इंथाल्पी को फाइंड आउट करने के लिए इस स्टेप के मजीद जो अगले वाले स्टेप्स हैं ना उनको डिस्कस करना है। यानी इस स्टेप के मजीद जो सब स्टेप्स हैं, सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम गैस में, हाफ क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रही है, क्लोराइड गैस में। अब उस रिएक्शन के 4 स्टेप हैं जिसको हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस करना है। पहली वाली बात यहीं से मैं समझा देती हूँ बेटा कि पहले तो देखो 2 स्टेप सोडियम के हैं, 2 स्टेप किसके हैं, क्लोरीन के। अब यहाँ पर सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। एक स्टेप तो ये है बेटा कि वो जो सॉलिड है उसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने एटॉमिक गैसियस फॉर्म में। एलिमेंट जो वो सॉलिड फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, एटम में, जो कि किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। और फिर हम लोग जब उसको गैसियस एटम बना चुके हुए होंगे तो फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव आयन में। तो 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप में सॉलिड जो एलिमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस एटम में, सॉलिड एलिमेंट को गैसियस एटम में। और जो दूसरा स्टेप है उसमें ये जो है एटम जो बनेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, फिर आयन में। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के 2 स्टेप्स हैं बेटा। क्लोरीन के 2 स्टेप्स हैं। पहले वाले स्टेप में क्या होगा कि वो जो Cl2 की फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करेंगे एटम में, Cl में। ठीक है, और उसके बाद जब Cl बन जाएगा तो दूसरे स्टेप में उसको कन्वर्ट करेंगे आयन में। ठीक है, पहले वाले स्टेप में मॉलिक्यूल को Cl2 को एटम में और एटम को फिर आयन में। क्लियर है, 2 स्टेप हैं सोडियम के और 2 स्टेप किसके हैं, क्लोरीन के। हम लोग बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम लोग सोडियम के लिए। अगर सोडियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो हम लोग कह रहे हैं NaS किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ गैस में। तो उसका जो पहला वाला स्टेप है बेटा वो तो है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। देखो बेटा उसके नाम से पता चल रहा है, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम का मतलब ये है कि आपने जो है वो जो सोडियम एलिमेंट की फॉर्म में मौजूद है उसको कन्वर्ट करना है एटम में। एटमाइजेशन का मतलब होता है एटम फॉर्मेशन, यानी वो जो एलिमेंट है उसको कन्वर्ट करना है आपने एटम में। ठीक है, और एटम में जब कन्वर्ट करना है बेटा तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे कि NaS एलिमेंटल सोडियम कन्वर्ट हो रहा है Na गैस में, गैशियस एटम में। एलिमेंटल सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस एटम में, और किसका बन रहा है, सोडियम का। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था बेटा कि जब भी एटोमाइजेशन होती है तो वो प्रोसेस एंडो चलता है। प्रोसेस कौन सा वाला चलता है, एंडो। एंडो का मतलब है एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेटा कि इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इस रिएक्शन की क्या होगी, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी एटोमाइजेशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। और ये किसकी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर सोडियम। ठीक है, और वो जो एनर्जी है बेटा, ये वैल्यूज आपने जुबानी याद करनी है, वो है 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप तो हो गया जिसमें हम लोगों ने सॉलिड सोडियम को कन्वर्ट कर दिया गैसियस एटम में। अब जो दूसरा वाला स्टेप है बेटा
सोडियम ही के लिए कर रहे हैं। तो गैशियस एटम तो बन चुका है, लेकिन हम लोगों को उसको क्या बनाना है, आयन। तो अगला वाला स्टेप है आयनाइजेशन ऑफ सोडियम का। आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, सोडियम जो कि अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में, गैशियस एटम में। तो अब Na यहीं से शुरू करना है। जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट है बेटा, वो अगले स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगा। आयनाइजेशन की अगर बात की जाए तो आयनाइजेशन का मतलब है बेटा आयन फॉर्मेशन। आयनाइजेशन का क्या मतलब है, आयन फॉर्मेशन, यानी जिसमें आयन्स बनेंगे। और यहाँ पे सोडियम कौन सा वाला आयन बन रहा है, पॉजिटिव आयन। आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि जब भी आयन बनता है, आयनाइजेशन होती है, तो अगर पॉजिटिव आयन बन रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा, तब हमारे पास कौन सा वाला आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। सोडियम जो अब गैशियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब वह लूज कर देगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब है आयन बनेंगे। और हम लोग इस प्रोसेस में जितनी भी इंथाल्पी, जितनी भी जो एनर्जी है बेटा, उसमें जो चेंज आता है, इंथाल्पी जो है वो इसकी कहलाती है इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन। हम लोग उसको किसका नाम दे देते हैं, इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन का। जैसे हम लोगों ने इसमें नाम दिया था इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन की जो इंथाल्पी है बेटा, उसको क्या नाम दे देते हैं, इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन का। और इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन किसकी है, सोडियम की, फॉर सोडियम। और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये भी एंडो चलता है। और इस रिएक्शन की जो एनर्जी है बेटा, वो है 496 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी भी आप लोगों ने जुबानी याद करनी है बेटा, ये एंथैल्पी की वैल्यू आपने जुबानी याद करनी। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम और फिर आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो अब यहाँ पे देखो, जो सॉलिड फॉर्म में था वो किसमें, 2 स्टेप में किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आयन में, गैशियस एटम में और फिर गैशियस आयन में। अब सोडियम के लिए 2 स्टेप हो गए। अब हम लोगों को 2 स्टेप करने हैं बेटा क्लोराइड के लिए। बेटा उसके बाद जो है हम लोग 2 स्टेप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि पहले तो हम लोगों ने वो जो सॉलिड सोडियम है उसको गैशियस एटम में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद अगले वाले स्टेप में उसको आयन में कन्वर्ट कर देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इसी तरह से जो क्लोरीन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसको पहले एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो है उसको फिर आयनिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, यानी क्लोराइड में उसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने पहली बात की कि एटमाइजेशन ऑफ सोडियम है, अब हम लोगों ने कहना है कि क्लोराइड के लिए, क्लोरीन को बनाने के लिए, आयनिक क्लोरीन को बनाने के लिए, क्लोराइड को बनाने के लिए पहला वाला जो स्टेप है वो कौन सा वाला होगा, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। एटमाइजेशन, अभी हम लोगों ने बात की बेटा कि एटमाइजेशन का क्या मतलब है, एटम फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे बेटा, हाफ क्लोरीन गैस फॉर्म में, हाफ क्लोरीन जो गैस फॉर्म में है बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है यानी Cl2 है ना, Cl2 है। अब हम लोगों ने इसको जो है किस में कन्वर्ट कर देना है, एटॉमिक क्लोरीन में, यानी एक क्लोरीन जो है उसमें एटम में कन्वर्ट कर देना है। तो Cl एक एटॉमिक क्लोरीन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और इस प्रोसेस के दौरान जो है जितनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा, वो इस रिएक्शन की जो है वो क्या कहलाएगी, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो क्या कहलाएगी, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन की हम लोगों ने बात की थी बेटा कि वो जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी जो है उसमें एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है बेटा, पहले हम लोगों ने ली फॉर सोडियम, अब हम लोग लेंगे फॉर क्लोरीन। अब हम लोग किसके लिए लेंगे, फॉर क्लोरीन। और इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है बेटा वो है 121 किलो जूल पर मोल। ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा, ये भी आपने याद करनी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्लोरीन गैस बना चुके हैं, एटॉमिक क्लोरीन बना चुके हैं। अब हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है अगले वाले स्टेप में Cl नेगेटिव में, यानी हम लोगों के पास क्या बन चुका है, एटॉमिक क्लोरीन तो बन चुकी है, लेकिन अब आयन बनाना है उसका, तो आयनाइजेशन करनी है। तो अगला वाला स्टेप क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, गैस फॉर्म में। आयनाइजेशन, अभी हम लोगों ने बात की बेटा कि आयनाइजेशन का क्या मतलब है, आयन फॉर्मेशन, यानी उसमें क्या बनेंगे, आयन। हमारे पास ये जो Cl गैस बन चुकी है बेटा, एटॉमिक क्लोरीन, उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आयनिक क्लोरीन में। तो यहाँ पर चेक करो बेटा कि Cl पे चार्ज कौन सा वाला है, माइनस। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको लेके आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ता है, गेन,
उसको क्या करना पड़ता है, गेन। अगर -1 चार्ज है तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस के दौरान जितना भी इंथाल्पी में चेंज आएगा, हीट में चेंज आएगा, हम लोग कह देते हैं कि वो क्या है, इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन। और वो किसके लिए है, क्लोरीन के लिए। किसके लिए है वो, क्लोरीन के लिए। और उसकी जो वैल्यू है बेटा वो है -349 किलो जूल पर मोल। माइनस में है बेटा, इसका मतलब है प्रोसेस कौन सा वाला होगा, एक्सो। बाकी देखो बेटा जितने भी तीनों स्टेप्स लिखे हैं वो एंडोथर्मिक है, उनकी वैल्यू प्लस में थी। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद स्टेप है जो कि माइनस में है, जिसका मतलब है कि इसका जो है इस प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किया बेटा कि NaS को Na+ गैस में कन्वर्ट किया है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि पहले स्टेप में तो सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो गैशियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेप में वो जो गैशियस सोडियम बन चुका है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनिक सोडियम में। तो आयन बनाने के लिए प्लस चार्ज आता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिलीज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो हाफ क्लोरीन गैस है उसको कन्वर्ट करना है Cl नेगेटिव गैस में। तो उसके लिए भी हम लोगों के पास जो पहला वाला स्टेप है वो कौन सा होगा, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन का, कि उसमें हाफ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूलर जो क्लोरीन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में, एटॉमिक क्लोरीन में। और उसके बाद अगले वाले स्टेप में जो एटॉमिक क्लोरीन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आयोनिक क्लोरीन में। और ये भी जो है किस में है, गैस फॉर्म। क्लियर है बेटा। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने पहले किया है ना कि हेज़ल्स लॉ कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है बेटा उसकी तो जो इंथाल्पी है वो क्या कहलाती है, डेल्टा HX। लेकिन ये जो एक स्टेप है ये मजीद 4 स्टेप से मिलके बना है। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा HX है बेटा वो फिर से किसके बराबर होगा, इसमें जो मौजूद चारों ही स्टेप्स हैं उन सब की इंथाल्पीज़ के सम के। वो किसके बराबर होगा, उसमें मौजूद जितने भी रिएक्शन हैं उन सब की इंथाल्पीज़ के सम के। ठीक है। तो डेल्टा HX को हम लोग कह देते हैं बेटा कि वो किसके बराबर है, डेल्टा H80 फॉर सोडियम, डेल्टा HI फॉर सोडियम प्लस डेल्टा H80 फॉर क्लोरीन प्लस डेल्टा HI फॉर क्लोरीन। यानी हम लोग कह सकते हैं बेटा कि हेज़ल्स लॉ क्या कहता है, डेल्टा HX यानी इस सिस्टम की जो इंथाल्पी है, इस स्टेप की जो इंथाल्पी है वो बराबर होगी इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन फॉर सोडियम प्लस इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर क्लोरीन प्लस इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन फॉर क्लोरीन। ठीक है। तो अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है बेटा कि अब हम लोगों को डेल्टा HX को अगर कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उस स्टेप के जितने भी आगे से मज़ीद स्टेप्स हैं उन सब की इंथाल्पीज़ को प्लस करना है। तो हम लोग ये कह रहे हैं बेटा कि डेल्टा HX जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H80 फॉर सोडियम, डेल्टा HI फॉर सोडियम, डेल्टा H80 फॉर Cl, डेल्टा HI फॉर Cl। ठीक है। तो इन सब के सम के बराबर होगा डेल्टा HX। तो अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं बेटा वो हम लोग पुट कर देते हैं हेज़ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है उसमें। तो डेल्टा HX को कैलकुलेट करने के लिए उसके जितने भी स्टेप्स हैं बेटा उन सब की जो इंथाल्पीज़ हैं उसको प्लस करने लगे हैं। तो डेल्टा H80 फॉर सोडियम वो कितना है बेटा, 108 वैल्यू लिख लेते हैं उसकी जगह पे। डेल्टा HI फॉर सोडियम वो कितना है, 496। डेल्टा H80 फॉर क्लोरीन वो कितना है बेटा, 121। और डेल्टा HI फॉर Cl वो कितना है, -349। तो अगर यहाँ पर मौजूद प्लस माइनस माइनस यहाँ पर मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं बेटा अगर तुम लोग उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो डेल्टा HX है उसकी जो वैल्यू है बेटा वो आती है 376 किलो जूल पर मोल। अब ये हमारे पास क्या निकल आया, डेल्टा HX। हमारे पास डेल्टा HX आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करनी थी बेटा, डेल्टा HL। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डेल्टा HL। तो डेल्टा HL के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन ड्रॉ की थी कि डेल्टा HL किसके बराबर है, डेल्टा HF माइनस डेल्टा HX। अब हमारे पास डेल्टा HF भी है, डेल्टा HX भी। हम लोग ये चारों स्टेप्स की इंथाल्पीज़ को प्लस करके कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम लोग कह देते हैं बेटा कि वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास क्या निकल आए, इंथाल्पी ऑफ लेटेस्ट यानी लेटेस्ट एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड या फिर लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब हम लोग कह देते हैं बेटा कि वैल्यू किस में पुट करने लगे हैं,
इक्वेशन नंबर 1 में, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या कहा कि डेल्टा एच एल जो है बेटा वो किसके बराबर है, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है। डेल्टा एच एफ की वैल्यू जो है बेटा मैंने आपको यहाँ पर बताई थी जब हम लोगों ने वो रिएक्शन लिखा है, तो उसमें कि डेल्टा एच एफ जो है बेटा वो किसके बराबर है, -411 किलो जॉल पर मोल के। ये मैंने वैल्यू तुम लोगों को पहले लिखवाई है, बताई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल, डेल्टा एच एल, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ जो है वो कितना है, -411 माइनस डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 376। अगर तुम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बेटा तो आंसर आता है -787 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। और यही वाली वैल्यू जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी जो रिएक्शन है बेटा उसमें बताई थी कि -787 किलो जॉल पर मोल है, -787 पर किलो जॉल पर मोल वैल्यू है लेटेस्ट एनर्जी की फॉर सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है तो जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो ठीक है, ये उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। अब हम लोगों के पास जितनी भी ये हम लोगों ने किए हैं ना स्टेप्स बेटा, इन सब स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ड्रॉ करना है एक साइकिल। अब तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर ली है उसकी सारी कैलकुलेशन के, हम लोगों ने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने किए हैं ना उन सबको कंबाइन करके हम लोगों ने ड्रॉ कर देना एक साइकिल, ठीक है। सिर्फ जितने भी आपने ड्रॉ वो लिखे हैं ना बेटा रिएक्शन, आपको सिर्फ वो याद होने चाहिए, आपको अलग से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी रिएक्शन हैं उन सबको यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस में लिख देना है आपने, तो साइकिल बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बेटा वहाँ पर चेक करो हम लोगों ने क्या कहा था, डायरेक्ट रिएक्शन में क्या कहा था, Na सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन गिव NaCl, ऐसे ही है। आपको डायरेक्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट लिखना है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन का क्या लिखना है, रिएक्टेंट, जो कि क्या है, Na सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस। ये है बेटा इस रिएक्शन के रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, तो पहला वाला जो स्टेप है बेटा वो क्या था, वो डेल्टा एच एक्स वाला जो अभी हम लोगों ने किया है कि वहाँ पर सोडियम आयन बनता है और साथ में क्लोराइड आयन बनता है गैस फॉर्म में। तो इस रिएक्शन के जो आगे से मजीद 4 स्टेप्स थे ना वो अब हम लोगों ने लिख देने हैं। उसमें पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले वाले स्टेप में NaS सॉलिड सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस सोडियम में, एटॉमिक गैशियस सोडियम में, ठीक है। तो यहाँ से एरोस आपने ध्यान से लगाने हैं बेटा, क्योंकि अब हम लोग पहले लिखने लगे हैं सोडियम को, तो एरो की जो टेल है वो लगानी है सोडियम पे, सही है। पहले स्टेप में NaS किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na गैस में, गैशियस एटॉमिक सोडियम में, ठीक है। और साथ में ये हाफ क्लोरीन वैसे ही, ठीक है। उसके बाद जो अगला वाला है बेटा ये हो गया यहाँ तक। अगले वाले स्टेप में क्या हुआ था बेटा कि वो जो Na गैस है एटॉमिक गैशियस सोडियम वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आयनिक सोडियम में, तो Na+1 Na+1 गैस और साथ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज हुआ है और साथ में हाफ क्लोरीन वैसे ही आपने लिख लेना है, क्लियर है बेटा। तो पहला वाला रिएक्टेंट जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ है डायरेक्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट, उसके बाद जो पहला वाला स्टेप है जो मज़ीद आगे 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, उसका पहला स्टेप लिखा है, ये दूसरा स्टेप लिखा है। अब हम लोग लिखने लगे हैं उसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, तीसरे स्टेप में होता है कि जो हाफ क्लोरीन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरीन एटॉमिक जो क्लोरीन है उसमें, मॉलिक्यूलर क्लोरीन Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटॉमिक क्लोरीन में। अब आपने जो एरो है बेटा उसकी जो टेल है वो लगानी है हाफ
क्लोरीन पे, क्योंकि अब बात हो रही है क्लोरीन की, ठीक है। और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, Cl(G), एटॉमिक क्लोरीन। बाकी वैसे ही लिखते हैं, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेप। अगले वाले स्टेप में ये जो Cl जो गैशियस फॉर्म में जा चुका है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl-1 में। तो ये जो Cl है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके साथ भी रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में। अभी तक देखो बेटा, एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब। इस रिएक्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इस रिएक्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। और अब हम लोग क्या लिखने लगे हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा, इसका मतलब है सिस्टम की एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो इसका मतलब है एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है सिस्टम में। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड रखी है। लेकिन जब Cl जो है बेटा उसकी आयनाइजेशन होती है, -1 बनता है, तो हम लोगों ने बात की है कि उस वो जो रिएक्शन है वो कौन सा है, एक्सो, यानी उसमें जो एनर्जी है वो क्या हो रही होती है, रिलीज। तो इसका मतलब है कि जब सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो अब हम लोगों ने इसको करना है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ये शो कर रहा है कि जो सिस्टम की एनर्जी है अब वो हुई है कम, डाउनवर्ड कम, अपवर्ड एंडोथर्मिक, यानी ऐड हुई है सिस्टम में। और यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl-, उसको एब्जॉर्ब करके, और साथ में सोडियम, ऐसे ही ये दोनों कंबाइन किए तो क्या बन गया, Cl-, और ये वाला साथ में सोडियम, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा था बेटा कि इसकी जो है बेटा, उसमें अब जैसे हम लोगों ने बिल्कुल जो पहला वाला डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी कि उसमें हम लोगों ने जैसे लिखा था पहले कि NaS हाफ क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, NaCl। और वो जो प्रोसेस है बेटा वो कौन सा वाला था, एक्सो। एक्सो का मतलब है एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। तो अगर रिलीज कर दे एनर्जी तो इसका मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी पहले से क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ पर NaS हाफ क्लोरीन के साथ जब कंबाइन करता है बेटा, एनर्जी को रिलीज करता है, तो रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी पहले से भी क्या हो गई, कम। तो इसे हम लोग डाउनवर्ड लिखेंगे और वो क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। और ये जो NaCl वाला जो रिएक्शन है, जो डायरेक्ट रिएक्शन है, उसकी जो इंथाल्पी है उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा एच एफ से। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डेल्टा एच एफ, ठीक है। और यहाँ पर Na+ और साथ में Cl- गैस फॉर्म में। अब हम लोगों ने यही बात की है बेटा कि अगले वाले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जब Na+ और साथ में Cl- बन चुका हुआ होगा, तो सेकंड स्टेप में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में। तो Na+ और Cl- कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में। और ये जो प्रोसेस है बेटा ये भी क्या होगा, माइनस में। तो माइनस में है तो इसका मतलब है ये प्रोसेस भी कौन सा वाला चलेगा, एक्सोथर्मिक। उस प्रोसेस के दौरान भी हीट क्या होगी, रिलीज। तो यहाँ से Na+Cl- ये कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में। एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन रखी है डाउनवर्ड, ठीक है। और Na+ और Cl- जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ लेटिस, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कितनी लिखी है, -787 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर इनकी भी इंथैल्पीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा कि जब पहले वाले स्टेप में NaS जो है वो Na गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो इंथैल्पी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से। और वो किसकी है, सोडियम की। और उसके बाद जो है अगले वाले स्टेप में यहाँ पे जो गैशियस सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक सोडियम में। और उसकी जो इंथैल्पी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा HI फॉर सोडियम से। अगले वाले स्टेप में हाफ क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन गैस में। तो उसकी जो इंथैल्पी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन से। और उसके बाद जो अगले वाला स्टेप है उसमें वो आयनिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा HI फॉर क्लोरीन से, ठीक है।